दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे संविधान के भाग 5 का। दोस्तों संविधान के भाग 5 से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 51। और दोस्तों संविधान के भाग 5 में संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है और संघीय कार्यपालिका जो होता है वो टोटल केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आता है। दोस्तों इसमें सरकार को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है कार्यपालिका। दोस्तों कार्यपालिका का मतलब ये होता है ना कि टोटल का टोटल जो भी केंद्र को लेकर जो भी फाइनल निर्णय रहेगा उसको लेने का उसी को अधिकार है और वही का वही निर्णय लेंगे। और दोस्तों इससे संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78। और दोस्तों इसके बाद बारी आती है विधायिका की। दोस्तों विधायिका जो है वो कानून बनाती है, कानून बनाने में सहयोग करती है। और इससे संबंधित अगर अनुच्छेद की बात आ जाए तो इससे संबंधित अनुच्छेद है 79 मतलब 79 से लेकर 123 मतलब 123 तक। दोस्तों जो विधायिका होती है जब भी कानून बनता है तो उसमें अपना मत देती है और कोई भी कानून बनने के लिए 2/3 बहुमत आवश्यक होता है जो ये विधायिका से ही पूरा होता है। और दोस्तों विधायिका में शामिल सदस्य हैं लोकसभा के और राज्यसभा के, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचित सदस्यों। दोस्तों निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य 2 टाइप का लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। अगर मैं आप लोग को निर्वाचित सदस्य बोलूं तो उसका मतलब होता है वो सीधे वोट से चुन के आए हैं। और मनोनीत सदस्य का मतलब होता है उन्हें राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह से उन्हें बस रखा गया, नियुक्त किया गया है, लेकिन उनका मत में या उनका कोई भी विधायिका में ज्यादा वर्णन नहीं रहता। तो दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा के दोनों को दोनों जो निर्वाचित सदस्य हैं उनसे मिलकर क्या बनता है, विधायिका बनता है। दोस्तों इसके बाद केंद्रीय सरकार का अगला जो भाग है वो होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका संबंधित अनुच्छेद की बात करें तो इससे संबंधित अनुच्छेद है 123 से लेकर 147 तक। दोस्तों आम धारणा है कि सरकार का मतलब केवल प्रधानमंत्री, उसके मंत्रिमंडल और लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य तक ही लिमिटेड होते हैं। लेकिन संविधान के हिसाब से बात करें और वास्तविकता में बात करें तो सरकार का तीसरा पार्ट न्यायपालिका होता है और न्यायपालिका जो न्यायालय है ना वो भी एक सरकार का पार्ट ही होता है। तो अब हम लोग एक एक करके इनके सभी भागों का आगे विस्तार से अध्ययन करते हैं। दोस्तों अब हम लोग संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से शुरुआत करते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि हमारे देश मतलब भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसका वर्णन अनुच्छेद 52 में किया गया है। मतलब दोस्तों राष्ट्रपति संबंधी अनुच्छेद क्या है, 52 है। और दोस्तों इसके बाद अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि राज्य जो संघ की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और सारे काम राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाएगा। और दोस्तों अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई है। निर्वाचन मंडल का मतलब यह है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग ले सकते हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद 54 के हिसाब से राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के सदस्य निर्वाचित वाला और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य का मतलब वही सदस्य जो निर्वाचित हुए, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। और दोस्तों राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। और दोस्तों इसमें राज्यों के विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। दोस्तों विधान परिषद आप लोगों को बता दूं भारत के कुछ राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद की दोहरी व्यवस्था है, जैसे बिहार में है, महाराष्ट्र में है, ये सब में विधानसभा और विधान परिषद है। तो विधानसभा के सदस्य प्रत्यक्ष जनता द्वारा चुने जाते हैं और विधान परिषद के सदस्य जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं, इसीलिए विधान परिषद के सदस्य में भाग नहीं लेते हैं। तो दोस्तों इन सब को मिलाकर राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल बनते हैं जो इनको मत देते हैं। और दोस्तों आप लोगों को एक आसान भाषा में समझा दूं कि जो जनता द्वारा चुने जाते हैं या जो किसी भी तरीके से इलेक्शन द्वारा चुने जाते हैं वही बस राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से ली गई है। और दोस्तों संविधान के 77वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं को भी निर्वाचन मंडल में शामिल कर लिया गया है। और दोस्तों जो संविधान का अनुच्छेद 55 है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति संबंधित है। इसमें दोस्तों राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अनुपातिक पद्धति से होता है और एकल संक्रमित मत के द्वारा होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर पहले भाग में अगर राष्ट्रपति को आधा मत अगर नहीं मिलता है कुल मतों का तो दूसरे राउंड में उसका चुनाव होता है। और दोस्तों अभी तक केवल नीलम संजीव रेड्डी के समय ही ऐसा हुआ है जिसमें पहले राउंड के बाद दूसरे राउंड की जरूरत पड़ी थी, जिनका जो नीलम संजीव रेड्डी और वीवी गिरी के बीच में चुनाव हो रहा था। तो दोस्तों इस तरीके से देखा जाए तो केवल 1969 में
नीलम संजीव रेड्डी और वीवी गिरी के निर्वाचन के समय में ही एकल संक्रमण मत के बाद सेकंड नंबर का राउंडिंग का चुनाव हुआ था, नहीं तो सभी का पहले राउंड में बात फाइनल हो जाता है। और दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव इसमें अप्रत्यक्ष होता है, मतलब इसमें सीधे जनता वोट नहीं डालती, जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं जैसे राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और विधान सभाओं के सदस्य यही उनका मत डालते हैं। और दोस्तों इसमें भी जो भी सांसदगण या विधायकगण मत डालते हैं उनका मत गुप्त ही रहता है। अब दोस्तों अनुच्छेद 56 की बात करें तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल का वर्णन किया गया है। दोस्तों इसके अनुसार से राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तक होगा। और दोस्तों इसके बाद अगर जब राष्ट्रपति का अगर चुनाव हुआ और अगला राष्ट्रपति चुन भी लिया जाता है तो जब तक अगला राष्ट्रपति अपना शपथ न ले ले तब तक यही जो राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति के रूप में रहेंगे। हालांकि राष्ट्रपति का जो अवधि पूरा होने के पहले ही राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाता है। और दोस्तों अगर बीच में किसी कारण से अगर राष्ट्रपति अपने पद से त्याग दे, किसी तरीके से राष्ट्रपति का पद अगर खाली होता है तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्रपति का जगह ले लेते हैं। और दोस्तों इस बीच में उपराष्ट्रपति को पूरे राष्ट्रपति का वेतन, भत्ते, मान सम्मान सबके सब दिया जाता है। और दोस्तों किसी और कारणों से, किन्हीं और कारणों से अगर उपराष्ट्रपति भी अपने पद को छोड़ते हैं या खाली हो जाता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में बन जाते हैं। और दोस्तों अभी तक एक ही बार ऐसा हुआ है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति बने हैं, वो है इम हिदायतुल्लाह जो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। और दोस्तों राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। अनुच्छेद 57 ये व्यवस्था करता है कि अगर एक बार राष्ट्रपति कोई बन चुका है और उनकी अगर इच्छा हो तो दोबारा भी चुनाव लड़ सके। और दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 58 इस बात की व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए राष्ट्रपति की अर्हता क्या होना चाहिए, मतलब राष्ट्रपति की काबिलियत क्या होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले राष्ट्रपति को भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा चीज उनको 35 वर्ष की आयु पूर्ण किया जाना चाहिए। और तीसरा चीज उन्हें लोकसभा का सदस्य बनने की सारी योग्यता उसमें मौजूद होनी चाहिए। दोस्तों अनुच्छेद 59 मतलब 59 राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते के बारे में उसमें वर्णन करता है। दोस्तों इसके अनुसार से अभी वीडियो बनने तक राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह है और राष्ट्रपति के रिटायरमेंट होने पर 2.5 लाख रुपए प्रति माह उनको पेंशन दिया जाएगा। और दोस्तों राष्ट्रपति का वेतन संचित निधि के आधार पर दिया जाता है। और दोस्तों एक चीज और बता दो, राष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है वो कर मुक्त होता है। जैसे बाकी कोई लोग को जो पेमेंट मिलता है उसमें से इनकम टैक्स कटता है, लेकिन राष्ट्रपति का पेमेंट से इनकम टैक्स नहीं कटता है। और दोस्तों साथ में एक चीज और कहा गया बात कि राष्ट्रपति को कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। दोस्तों राष्ट्रपति की शपथ की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 60 में किया गया है। दोस्तों इसके अनुसार राष्ट्रपति को शपथ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। और अगर किन्हीं कारणवश वो वहां मौजूद न हो, उपस्थित न हो या वो पद खाली हो तो उस वक्त का सबसे जो सीनियर जो जज होंगे, सबसे सीनियर न्यायाधीश होंगे, वो राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलाएंगे। दोस्तों इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। दोस्तों संविधान के मतलब महाभियोग का मतलब राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रक्रिया है उसी को महाभियोग कहते हैं। दोस्तों इसके अनुसार अगर राष्ट्रपति कोई भी संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करे या राष्ट्रपति किसी कदाचार में पाया जाए या राष्ट्रपति मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से अब ऐसे हो गए हैं जो राष्ट्रपति पद का निर्वहन नहीं करते हैं तो उसके लिए संसद किसी भी सदन में 1/4 सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव भेज सकता है, प्रस्ताव पारित कर सकता है। और इसके बाद वो किसी भी सदन में हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में। और उसके बाद जिस सदन में प्रस्ताव पारित किया गया है उसके बाद में उस सदन के 2/3 सदस्यों का फिर अगर अनुमोदन हो गया तो उसके बाद राष्ट्रपति हट जाते हैं, अपने पद से कार्य मुक्त हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके लिए अब महाभियोग लगाने के 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ेगा। और दोस्तों आप लोग एक चीज और मैं बता दूं कि राष्ट्रपति को चुनाव में मतलब राष्ट्रपति के इलेक्शन में केंद्र का लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य प्लस विधानसभा के पूरे विधायक लोग भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने में केवल केंद्र के लोकसभा और राज्यसभा के संसदीय सदस्य ही भाग लेते हैं, विधानसभा के सदस्यों की जरूरत नहीं पड़ती है। और दोस्तों बता दूं कि हम लोग का राष्ट्रपति का पद बहुत गरिमा में होता है और आज तक एक गरिमा खंडन नहीं हुआ है। आज तक कोई भी राष्ट्रपति ऐसे नहीं हुए हैं जो संसद की मर्यादा को हनन किए हों। इन्होंने सभी अभी तक के राष्ट्रपति संसद की मर्यादा का बहुत ही सफलतापूर्वक उनको आगे बढ़ाया है और इसलिए आज तक कोई भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की बात अभी तक नहीं हुई है।
तो दोस्तों इस तरीके से आज के वीडियो में अभी तक संघीय कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति का एक संक्षिप्त वर्णन पूर्ण होता है और इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रपति की कार्यपालिकीय शक्तियाँ क्या है, न्यायपालिकीय शक्तियाँ क्या है और विधायकीय शक्तियाँ क्या है। तो दोस्तों इसके बाद जो भी वीडियो आएगा उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और यहाँ तक तब तक आप इसको देख के कंप्लीट करिए और उसको बार बार रिवाइज करिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवादी प्रेरित नए विचारों के साथ।